हेलो, वेलकम टू सनराइज कोचिंग सेंटर। मैं हूं निखिल रंजन और आज हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, अ क्रैश कोर्स ऑन 10th क्लास हिस्ट्री। इस पे हम लोग एक क्विक रिवीजन के लिए काफ़ी एक विस्तृत चर्चा भी करेंगे, ताकि आप कभी भी इसका जल्दी से रिवीजन कर पाएंगे और काफ़ी आसान भाषा में इसको समझ भी पाएंगे। तो आइए हम लोग क्रैश कोर्स की ये पहली सीढ़ी की तरफ बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद। ये कहानी है यूरोप की। आप मैप में देख सकते हैं यूरोप, और उसमें राष्ट्रवाद की ये जो पूरी की पूरी कहानी है। ये यूरोप में जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद किसे कहेंगे? यह एक प्रकार की भावना है जो विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एक एकता का संचार कर देती है। उसमें अपने मिट्टी के लिए कुछ कर गुजरने का या एक ऐसे सिस्टम के प्रति अपना विरोध प्रकट करने का जो उस सिस्टम से अब ये तंग आ चुके हैं। इनके पास अब कोई ऐसे उपाय नहीं है जिससे वो अपने आप को रोक सके। यानी उनके बहुत तरीके का जो भाव है वो उससे प्रभावित हुए हैं। उनका भौगोलिक या सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश भी बदला है, जिससे उनके अंदर बहुत एक दुखी की भावना है। जैसे भारत में भी अगर हम लोग जैसे प्यारे भारत में रहते हैं, तो हम अगर अपनी भारत के लिए बात करते हैं, इसकी मिट्टी के लिए बात करते हैं, इसके लिए ही बात करते हैं, इसके लिए कर गुजरने और कुछ भी करने का अपने अंदर अगर भावनाएं रखते हैं, तो ये हमारा भारत के प्रति राष्ट्रवाद का एक उदाहरण होगा। तो इसी में हम लोग ये कहानी देखेंगे यूरोप की, जहाँ पे वहाँ के राष्ट्रवाद को हम लोग समझेंगे। देखिए, ये यूरोप की कहानी को हम एक रोड मैप के थ्रू समझ रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें होगा क्या कि हमारे पास समझने के लिए एक बेहतर आइडिया हो जाएगा, और मुझे क्या करना है इस पे भी हम देखते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोगों ने दो टीम बनाए हैं, टीम ए और टीम बी। टीम ए में वो बड़े बड़े देश हैं, जैसे फ्रांस, इटली और जर्मनी। ये तीनों का एकीकरण जब होता है, तो उसके प्रभाव से जब यूनान, हंगरी, पोलैंड और बोहेमिया, ये सारे जो उठ खड़े होते हैं, इन पे भी क्या क्या असर पड़ता है? क्या इनमें से सबको वैसा ही दर्जा मिल पाता है, या कुछ अपने दर्जे लेने में सफल होते हैं और कुछ को दबा दिया जाता है? इसी कड़ी में चलिए हम टीम ए में फ्रांस की बात करते हैं। इस फ्रांस को देखिए आप। फ्रांस हमारे यूरोप में इस भाग पे है, ठीक है। और ये फ्रांस की जो क्रांति भी है, ये बहुत रोचक है। लेकिन उसको जानने के लिए हम लोग थोड़े से फ्रांस में भी अपनी समझ बनाते हैं। देखिए, फ्रांस में है एक वुर्वो राजवंश, है ना। वुर्वो राजवंश होता है, ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और यहाँ पे जो है लुई 16वां, देख रहे होंगे, लुई 16वां, ये यहाँ के राजा रहते हैं। और 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है। 1789 इम्पॉर्टेंट है। और 1773 में लुई 16वां को गिलोटीन पर चढ़ाकर फांसी दे दी जाती है। क्यों? क्योंकि देखो, कभी भी क्रांति का जो स्वरूप हुआ है, वो दो भागों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। एक वैसे लोग जो चेंज चाहते हैं, जो बदलना चाहते हैं, जो सिस्टम से तंग आ चुके हैं। एक वैसे लोग जो रेडिकल हैं, कभी बदलना ही नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा जो शासन चल रहा है वो ही बढ़िया है,
वो निरंकुश हैं और तानाशाह हैं। तो हाल यही होता है लुई 16वां का। ये फ्रांसीसी क्रांति में इनकी जब हार होती है तो इन्हें गिलोटीन पर चढ़ा करके, ठीक है, फांसी दे दिया जाता है। इनका काम खत्म। अब इस जो फांसी हुई है इसमें नेपोलियन का योगदान महत्वपूर्ण था। ठीक है, ये देखिए ये नेपोलियन है, तो नेपोलियन का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। इसी कड़ी में 1815 में वियना सम्मेलन होता है। देखो वियना है ना, ये ऑस्ट्रिया में है और ऑस्ट्रिया की ये राजधानी भी है वियना। तो 1815, देखो इसको आगे भी बहुत अच्छे से देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे। तो जो ये वियना सम्मेलन होता है इसमें 4 लोग आते हैं। एक आता है ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया। जैसे आप मैप पे भी देख रहे हैं, ये लोग सारे चले आते हैं। ब्रिटेन, रूस, प्रशा और रशिया और ऑस्ट्रिया, ये चारों मिल करके वियना में एक सम्मेलन करते हैं और इसका जो मेजबानी है वो मेटरनिक करता है। ये भी कम नहीं है, ये मेटरनिक ये भी वैसा ही है जैसा लुई 16वां था। लेकिन इससे क्या होता है कि ये पूरा का पूरा जो महत्वपूर्ण योगदान था किसका, नेपोलियन का, इसने जो चेंज कर दिया था ना, ये लोग को बहुत ज़्यादा खल रहा था कि भैया ये तो पूरा का पूरा चेंज कर दिया है सिस्टम और हम लोग का क्या होगा। तो इसी में 1815 में एक वियना सम्मेलन बुलाया गया, उसका मेजबानी जो है मेटरनिक किया। इम्पॉर्टेंट है ये, वियना कांग्रेस भी आप इसको बोल सकते हैं। और इसमें नेपोलियन जो युग है उसको समाप्त करने की बात की गई और मेटरनिक युग आरंभ कर दी गई। मेटरनिक युग क्या है कि भैया हम जो चाहते हैं वही होगा और कुछ हम चेंज होने नहीं देंगे। ये सब जो तर्क थे ये मेटरनिक के थे। ठीक है, और उसके बाद वियना में एक 1848 में संघर्ष होता है वियना में और इसमें मेटरनिक युद्ध का अंत हो जाता है। यही मेटरनिक जो इसमें भी संघर्ष हुआ। जब आप पूरा तानाशाही करोगे, जब आप जनता के उस दर्द को नहीं समझोगे तो यही होगा। तो उसके बाद ना एक बनता है फ्रांस का राजा, ठीक है, लुई 18वां। अब जो ये लुई 18वां भी बना, इनका ज़्यादा कुछ महत्व रहता नहीं है। लेकिन ये देखिए ये वियना संघर्ष में मेटरनिक युद्ध खत्म हो गया 1848, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं चार्ल्स टेन पे। ठीक है, तो देखिए चार्ल्स टेन का क्या कहानी है। ये चार्ल्स जो टेन है ना, ये 1830 में चार्ल्स टेन का अध्यादेश, इन्होंने एक अध्यादेश निकाला था और इस अध्यादेश में फ्रांस की क्रांति हो गई, जुलाई क्रांति या फ्रांस की जुलाई 1830। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जुलाई 1830 में जो फ्रांस में बुर्बो वंश का अंत हो गया। अब लो बुर्बो वंश जो था ये फ्रांस में अंत भी हो गया और जुलाई 1830 में। तो एक जुलाई क्रांति भी है, बहुत ही फेमस है। ठीक है, उसके बाद जब ये बुर्बो वंश खत्म हो गया, ये क्वेश्चन है, बुर्बो वंश जब खत्म हो गया तो आया आर्लियंस वंश। ये इंपॉर्टेंट है। बुर्बो वंश के बाद कौन सा आया, आर्लियंस वंश। ये गद्दी पर बैठा और जब ये गद्दी पर बैठा तो इसका जो शासक था वो था लुई फिलिप। किसका शासक, आर्लियंस वंश का। कहाँ पे बैठा, या फ्रांस में। ठीक है, और लुई फिलिप, और जो ये लुई फिलिप है ना, ये 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक है, आप देखो मेटरनिक युग खत्म कब होता है, 1848, है ना। उसमें भी उसके पैरेलल में ही, ठीक है, उसके समानांतर में भी तो बहुत सारे काम चलते रहते हैं। तो यही वही है। ठीक है, और देखो लुई फिलिप का क्या था ना, कोई सुधारात्मक कार्य नहीं था इनका, बस कुछ नहीं, यूं ही छोड़ दिया। और ये जो 1840 में गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, ये भी वही है। तो इनके प्रभाव भी देखेंगे। आगे देखते हैं दूसरे स्लाइड में। देखिए
अब होता क्या है कि जब ये आर्लियंस वंश के लुई फिलिप बन गए हैं, गिजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया दिया है, कोई सुधारात्मक कार्य नहीं किया है, तो 22 फरवरी 1848 को थियर्स के नेतृत्व, ये थियर्स है, थियर्स के नेतृत्व में एक भोज होता है, विशाल भोज का आयोजन करता है और कहता है कि 24 को, इसके 2 दिन बाद 22 फरवरी 1848 को थियर्स को हुआ ही, ठीक है, विशाल भोज, और 24 फरवरी 1848 फिलिप गद्दी त्याग दिया। अब देखो 1848 में मेटरनिक युग भी खत्म हो रहा है, 1848 में फिलिप भी गद्दी त्याग दिया, और नेशनल असेंबली जो है, देखो ये नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा कर दी है, हो गया। अब देखो इसको हटाई और फिर नेशनल असेंबली गणतंत्र की घोषणा कर दी और लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया। लुई नेपोलियन ये क्या करता है, अब फ्रांस का सम्राट बन जाता है, किसके द्वारा, नेशनल असेंबली के द्वारा, हो गया। आइए अब देखते हैं हम लोग फ्रांस की कहानी, तो देखा हमने, काफ़ी उसको समझा भी। इटली का एक एकीकरण देखते हैं, इटली की क्या कहानी है। अभी फ्रांस को और भी जानेंगे, लेकिन उसमें देखिए इटली की एकीकरण। अब कहता है यहाँ ऑस्ट्रिया और फ्रांस का हस्तक्षेप था। देखिए ऑस्ट्रिया में मैप का ये भाग और फ्रांस, ये 2 जगह है। ये किस पे, इटली का एकीकरण में ऑस्ट्रिया और फ्रांस का हस्तक्षेप था, और पोप की इच्छा थी कि एकीकरण स्वयं के नेतृत्व में लो। अब ये पोप साहब भी अलग एक है। देखो इटली का ना बहुत ही अलग अलग आप डिफरेंस देख सकते हो कि इस जगह पे पोप का है, तो यहाँ ये है, तो ये सारे जगह अलग अलग जो बटे हुए थे, और इनका जो पोप था वो बहुत, देखो पोप कौन सा है, ईसाई धर्म में ना जो एक धर्म गुरु होता है ना, उसे पोप बोला जाता है। तो ये चाहते थे कि इनका जो इटली का एकीकरण हो ना, इनके नेतृत्व में हो, ताकि वो जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं वो हावी रहे और बने रहें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेपोलियन का सैन्य अभियान होता है। अब देखो यहाँ पे इटली में, ठीक है, नेपोलियन का सैन्य अभियान होता है और इटली को के नवजागरण और एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देता है। कौन, नेपोलियन। बहुत बहुत देखिए आप इसको फोटो में, नेपोलियन ये इटली के नवजागरण और एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देता है, और ये एक और काम करता है, 3 गणराज्य गठित करता है। इसमें है सिस्पाइन, लिगुलियन और ट्रांसपेडेन। ये तीनों गणराज्य ये क्या करता है, गठित करता है और संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लेके आता है। क्या है, संपूर्ण क्षेत्र को एक शासन के अधीन लेके आता है, और इसका 1814 में पतन भी हो जाता है। यहाँ से इनकी कहानी भी खत्म हो जाती है। आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, वियना कांग्रेस है ना, 1814 में उनकी जो तो कहानी खत्म हो गई 1814 में। अब 1815 में एक वियना कांग्रेस होता है, जिसको हम लोगों ने पहले भी देख लिया था, पहले ही स्लाइड में। उसकी जो मेजबानी थी कौन कर रहा था, मेटरनिक, जो फ्रांस का चांसलर था वो कर रहा था। और इटली को पुराने रूप में लाने के लिए पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर देता है। पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया जाता है, ये वियना कांग्रेस वाले ही कर देते हैं, ठीक है। तो ये वियना कांग्रेस में तो 1820 में, 1815 में तो हुआ, 1820 में नागरिक आंदोलन शुरू हो गया। इस नागरिक आंदोलन में राष्ट्रवादियों ने गुप्त दल है ना, कार्बोनेरी का गठन किया। देखो गुप्त दल जो है कार्बोनारी, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रवादियों ने गुप्त दल कार्बोनारी का गठन किया। इनका उद्देश्य था छापामार युद्ध, है ना। और जोसेफ मैजिनी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इससे संबंधित थे। और जोसेफ मैजिनी की जो कृति है बहुत ही फेमस है, उसमें है 1831 का यंग इटली संस्था, है ना, और 1834 का यंग यूरोप संस्था। वहीं अगर महात्मा गांधी को देखेंगे भारत में,
तो उन्होंने यंग इंडिया नाम की एक पत्रिका भी निकाला था। ठीक है, आगे देखते हैं हम इनको। अब देखिए यहाँ 1830 में जो फ्रांसीसी क्रांति का जो प्रभाव पड़ा था, इटली पर भी प्रभाव पड़ा था और ऑस्ट्रिया द्वारा इटली पर आक्रमण कर दिया गया। 1830 में फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव इटली पर पड़ा था, बात हम लोग इटली का ही कर रहे हैं, और ऑस्ट्रिया द्वारा इटली पर आक्रमण कर दिया गया है। अब हुआ क्या कि सार्डिनिया के शासक चार्ल्स एल्बर्ट की पराजय हो गई। ये जो चार्ल्स एल्बर्ट है ना, क्यों, सार्डिनिया के शासक, इसकी पराजय हो जाती है और इटली की जनवादी आंदोलन को चल दिया। जितनी भी इटली के जनवादी आंदोलन चल रहे थे वो सब खत्म हो गए। अब इटली का द्वितीय चरण स्टार्ट हो रहा है। पहला चरण में तो तमाम कर दिया काम ये सब, है ना। तो अब कहता है जो ये सार्डिनिया है, जिसका शासक एल्बर्ट, चार्ल्स एल्बर्ट जो पराजय हो गया था, इसका एक सार्डिनिया पिडमाउंट का एक नया शासक बनता है और वो रहता है विक्टर इमैनुअल। इम्पॉर्टेंट है। और विक्टर इमैनुअल जो है ना, काउंट काबूर को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, को प्रधानमंत्री बनाता है, काउंट काबूर को। और ये जो काउंट काबूर है ना, ये फ्रांस से दोस्ती किया। किससे करता है? काउंट काबूर, जो इसका प्रधानमंत्री किसका, विक्टर एमानुएल का। कहाँ का साथ आएगा? सार्डिनिया पिडमाउंट का। बात हो रही है इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण, प्रथम चरण तक तो यहाँ पर था। ठीक है ना। तो ये फ्रांस से दोस्ती किया। और देखो 1853-54 में जो क्रीमिया के युद्ध होते हैं ना, इसमें युद्ध में फ्रांस का साथ भी दे दिया था। कौन? काउंट काबूर, है ना। तो चलो काउंट काबूर को थोड़ा और आगे जानते हैं। अब देखो, अब उसके बाद आता है जर्मनी का एकीकरण, है ना। जर्मनी का एकीकरण यह इटली के समकालीन ही था। ये देखो 800 ईस्वी, 800 ईस्वी मध्यकाल में जर्मन सालरमा, ये जर्मनी का जो सालरमा है के नेतृत्व में संगठित रहा और आधुनिक काल में लगभग 300 राज्यों में विखंडित। देखो ये कहने का मतलब है कि 800 ईस्वी जो मध्यकाल का समय था, उस समय तो जर्मनी तो पूरा संगठित था, लेकिन जैसे ही आधुनिक काल स्टार्ट हुआ, जर्मनी जो है ना, वो लगभग 300 राज्यों में विखंडित हो गया है। अब जो इसका जो दक्षिणी भाग है जर्मनी का, यानी दक्षिण जर्मनी सबसे शक्तिशाली राज्य रहता है। इसमें कैथोलिक बहुल्य राज्य है ये, है ना। प्रतिनिधि सभा डायट कहलाती थी इसकी। और यहाँ पे 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना, इनकी एंट्री होती है और ये जर्मन प्रदेशों को जीत करके, ये नेपोलियन बोनापार्ट है ना, ये जर्मन प्रदेशों को जीत करके राइन राज्य संघ का निर्माण किया। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी है ना। राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। ये जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार कर दिया है। ये ना जर्मनी के एकीकरण की पृष्ठभूमि तैयार कर दिया। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। कहाँ? राइन राज्य संघ स्थापित करके। कहाँ किया? जर्मनी में। देखो जर्मनी में एक नदी भी है, राइन नदी, बहुत ही फेमस है। अब होता क्या है कि ये जो जर्मनी की जो पृष्ठभूमि है, ये तो तैयार कर दिया है, इसका जो एक योगदान है बहुत इम्पोर्टेंट है। योगदान किसका किसका रहा? देखो यहाँ पे ना बुद्धिजीवियों, किसानों तथा अन्य लोगों में, जैसे हीगल के ऐतिहासिक द्वंद्ववाद। द्वंद्ववाद किसे कहते हैं? देखो द्वंद्ववाद उसे कहते हैं जैसे कि आपके मन में कभी कभी चलता है कि यार कुछ करें नहीं करें, जाएं नहीं जाएं, छोड़ देते हैं, होगा नहीं होगा। ये जितने सारे आपके मन में आपके विचार जो चल रहे हैं, ये द्वंद्व है, इसे ही द्वंद्व कहते हैं। अंडर्ट ये कविताओं के माध्यम से लोगों में राष्ट्र की भावना को प्रेरित किया। हार्डेनबर्ग या और नोवोलिस, ये लोगों ने भी जर्मनी के गौरव अतीत को सामने रखा और लोगों को बताया कि जर्मनी का जो अतीत रहा है वो इतना गौरवशाली रहा है, हम लोग उससे पीछे क्यों हट रहे हैं। ठीक है, तो ये भी राष्ट्रभक्ति को भरा,
और ये थी एक योगदान और भी रहा ब्रूशन शेफ्ट। ये ब्रूशन जो शेफ्ट है, ये एक सभा थी। ये शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा वाइमर राज्य का, एक वाइमर राज्य है, उसका जो एन विश्वविद्यालय है, ठीक है, ये ही आंदोलन का केंद्र रहा। और इसे कुचलने के लिए मेटरनिख ने कार्लसवाद के आदेश जारी किए। इम्पॉर्टेंट है। किसको कुचलने के लिए? आंदोलन का केंद्र कौन? येन विश्वविद्यालय कहाँ था? वाइमर राज्य में। किसके द्वारा चलाया गया था? शिक्षकों और विद्यार्थियों के द्वारा। और इसकी जो सभा थी कौन थी? ब्रूशन शेफ्ट। ब्रूशन शेफ्ट इसकी सभा थी। तो जो कुचलने के लिए जो मेटरनिख है, याद आ रहा होगा आपको, मेटरनिख का युग का अंत कब हो गया था? 1848। तो ये कार्लसवाद के आदेश जारी किए हैं। अब ये कार्लसवाद के आदेश में हम लोग देखते हैं आगे। तो होता क्या है कि 1848 में फ्रांसीसी क्रांति से जर्मन राष्ट्र भड़क उठा, है ना, और मेटरनिख युग का अंत भी इस समय हो गया है। और मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट, एक जगह है देखिए, फ्रैंकफर्ट में पुराने संसद की सभा बुलाई गई और फेडरिक की मृत्यु अब हो चुकी है ना। तो फ्रांसीसी में ये फेडरिक की मृत्यु हो गई है। तो फेडरिक के जो भाई हैं, ठीक है, विलियम, इनको यहाँ का प्रशा का शासक बना दिया गया है। ये फेडरिक को पहले बोला गया, लेकिन फेडरिक शुरू में राजी नहीं हुए थे क्योंकि उनके साथ कुछ कंडीशन था। तो उसके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई, ठीक है। तो इनके जो भाई थे विलियम, इनको बना दिया गया और प्रशा का शासक बना कौन? विलियम। और विलियम ही बिस्मार्क को चांसलर नियुक्त किया। ये देखिए बिस्मार्क को, किसको? चांसलर नियुक्त कर दिया है। और ये जो बिस्मार्क है ना, ये सैन्य शक्ति महत्व को समझता है और रक्त और लौह की नीति का अवलंबन भी करता है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। और इन्होंने ही क्या किया? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया और अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया। ये अनिवार्य सैन्य सेवा क्या होता है? देखो होता ही क्या ना, कि जैसे आप नागरिक हो, ठीक है, और लेकिन आपको पूरे लाइफ में ना 2 या 3 साल आपको जाके सेना में अपना सेवा देना ही होगा। जैसे चाइना, इजराइल वगैरह ये सब जगहों में है अभी भी, तो वहाँ पे लोग जाते हैं और अपना योगदान देते हैं। उसके बाद देखो 1864 में सेल्सविग और होल्स्टीन राज्यों के मुद्दों को लेकर के डेनमार्क पर आक्रमण भी किया था। कौन? बिस्मार्क, ठीक है। जीत में सेल्सविग प्रशा के अधीन हो गया और होल्स्टीन ऑस्ट्रिया के अधीन हो गया। और बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर इमैनुअल से संधि की। क्या की? विक्टर इमैनुअल से, ठीक है। और देखो यहाँ पे भी है 1834 में जालवेरिन, ये आर्थिक संघ था। यह इंपॉर्टेंट है, व्यापारियों द्वारा स्टार्ट किया गया था जालवेरिन, तो ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए होता क्या है 1859-60 में, यहाँ देखिए 1859 ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा विवाद हो गया और युद्ध भी शुरू हो गया। फ्रांस ने अपनी सेना काउंट काउर को भेजी दी। क्यों? क्योंकि फ्रांस के साथ ये संधि कर चुका था, उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया था। और युद्ध में ना लोम्बार्डी पर पिडमाउंट का कब्जा हो गया। पिडमाउंट का कब्जा हो गया और काबूल तो था ही, और संधि भी हो गई वहाँ। और 1860-61 में एक जनमत संग्रह, रोम को छोड़ करके सभी भागों पर जनमत संग्रह करके उसे मिला लिया गया और विक्टर इमैनुअल जो है वो शासक माना गया। और 1862 में काबूल की मृत्यु भी हो जाती है। देखिए ये जनमत संग्रह क्या होता है? होता क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, पार्टीज़ हैं, ठीक है, तो किसको, या फिर एक कोई मुद्दा है कि लोग अगर इस मुद्दा से सर्टिफाइड हैं या नहीं हैं, ठीक है, तो यस या फिर नो। अगर, और यहाँ पे सारा पीपल्स हैं उस जगह पे रहने वाले लोग का, इनके पास वोटिंग होगा, तो सबसे ज़्यादा जो लोग पसंद करेंगे उसमें ये चला जाएगा। जैसे येस वाले को अगर मानते हैं 80% आ गया,
तो बस इनकी बात मान ली जाएगी और जनमत संग्रह के द्वारा इस को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर नो है तो इसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, अगर ज़्यादा लोगों की संख्या अगर इसमें है तो। ये है जनमत संग्रह। आइए अब देखिए 1870-71 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध हो गया। अब किसके बीच? फ्रांस और प्रशा के बीच। और विक्टर एमैनुअल जो है ना, ठीक है, इसका फायदा उठाया और पोप जो थे ना, जो ईसाइयों के जो धर्मगुरु वगैरह होते हैं, वो वेटिकन सिटी के किले में ये बंद थे, उसी में छोड़ दिया इनको और बाकी रोम को इटली में मिला लिया। ये काम कौन किया? विक्टर इमैनुअल। कब? जब 1870-71 में फ्रांस और प्रशा के बीच युद्ध हुआ तो ये अपना काम कर लिया, इटली ने अपना काम कर लिया जब फ्रांस और प्रशा आपस में भिड़े थे तो। और रोम को राजधानी भी बना दिया, आज भी है। मुसोलिनी के प्रयासों से पोप के साथ समझौता हो गया, है ना, और 1871 में इटली का एकीकरण पूर्ण हो गया। ये इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। 1871 में इटली का एकीकरण पूर्ण हो गया। और अब देख सकते हैं महत्वपूर्ण लोगों का साथ रहा, इसमें था मेजिनी, कावूर, गैरिबाल्डी। तो आइए ये मेजिनी को देखा था हम लोगों ने, कावूर को भी देखा था, गैरिबाल्डी को देखते हैं और इनको भी जानते हैं थोड़ा सा। देखिए गैरिबाल्डी पेशे से ये तो एक नाविक थे और मेजिनी के विचारों का भी समर्थक भी था ये। और इन्होंने कर्मचारियों और स्वयंसेवकों के साथ ये ना एक सशस्त्र सेना बना दिया। क्या बनाया है? सशस्त्र सेना। और सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए। ये दोनों भी पार्टनर इटली के ही हैं, सिसिली और नेपल्स। ये दोनों पर आक्रमण कर दिए हैं और गणतंत्र की स्थापना भी कर दिया। लो, पूरा काम कर दिया। अब कहता है दक्षिणी इटली को, उस समय बहुत शक्तिशाली था ये दक्षिणी इटली, विक्टर इमैनुअल को सौंप दिया। लीजिए भैया, ये आप अपना पकड़िए, और जो अपना सारी संपत्ति है वो राष्ट्र को दे दिया। लो, मस्ती करो। और फिर वो साधारण किसान की भांति जीवन जीने अपना चला गया। कौन? गैरिबाल्डी क्या था? नाविक भी था। एक सशस्त्र सेना का भी बयां किया, सिसिली और नेपल्स पे आक्रमण किया और गणतंत्र की स्थापना कर दिया। दक्षिणी इटली को विक्टर एमैनुअल को सौंप दिया, सारी संपत्ति राष्ट्र को दे दिया और अपने चला गया किसान के भांति जीवन जीने। और इसी पर हमारे प्यारे भारत के लाला लाजपत राय ने इनकी जीवनी भी लिखी है, ये भी याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए, और अब देखिए ऑस्ट्रिया ने 1866 में प्रशा के खिलाफ सेडोवा में युद्ध की घोषणा कर दी। कब? ऑस्ट्रिया ने कब? 1866। किसके? प्रशा के खिलाफ। कहाँ? सेडोवा। ये इंपॉर्टेंट है ना, घोषणा कर दी और ऑस्ट्रिया हार गया। इससे क्या हुआ कि 2/3 जर्मन एकीकरण कार्य पूरा, यानी 2/3 जर्मन एकीकरण का कार्य पूरा हो गया। कौन? ऑस्ट्रिया अब हार ही गया है, कम उस समय मजबूत नहीं था, ठीक है। 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन ने प्रशा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। नेपोलियन ने प्रशा के खिलाफ युद्ध की घोषणा भी कर दी है। कौन? 19 जून 1870 फ्रांस के शासक नेपोलियन किसके खिलाफ? प्रशा के खिलाफ। और सेडोन की लड़ाई होती है, फ्रांसीसियों की हार हो जाती है। इंपॉर्टेंट है ये सारा। और 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट की संधि होती है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 10 मई 1871 फ्रैंकफर्ट की संधि होती है, दोनों के बीच शांति स्थापित हो जाती है। और शेडॉन के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा। कहता है शेडॉन के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी महाशक्ति यानी जर्मनी का उदय हुआ, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। 1871 तक एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में जर्मनी ने स्थान पाया। तो 1871 में जर्मनी भी अपना स्थान पा लिए, जाइए स्वतंत्र हुई। अब देखिए
यही नहीं था, ये लोगों का देख करके यूरोप में और भी बहुत सारा कुछ हुआ। जैसे यूरोप में अब राजनैतिक उथल पुथल शुरू हो गए थे। इससे राष्ट्रीयता की जो भावना है ना, एक लोकतांत्रिक विचारों का युद्ध उदय हुआ। राष्ट्रीयता की भावना भी उदय हुआ और लोकतांत्रिक विचारों का भी उदय हुआ। इसमें एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, हंगरी यहाँ हुआ, बोहेमिया, यूनान इसके परिणाम रहे हैं। बाल्कन क्षेत्र में स्लाव जाति संगठित कर सर्बिया को भी जन्म दे दिया है ना। किसके कारण? ये यूरोप में जो राजनीतिक उथल पुथल हुआ और ये जो सारी कहानी हुई, उसके बाद एकीकरण हुआ, इससे भी तो बहुत सारी प्रेरणाएं मिली और छोटे छोटे राज्यों को। अब यूनान में राष्ट्रीयता का उदय, अब देखिए, अब कहानी अब यूनान में चला गया। अब आप यूनान को देख रहे होंगे, इनके अतीत गौरव में रहा है। इनके जो बिताए हुए जो समय है ना, पुराने समय, क्यों? क्योंकि यूनानी जो सभ्यता है ना, इसकी साहित्यिक प्रगति बहुत आगे थी। विचार, दर्शन, कला, चिकित्सा विज्ञान, ये सारे इतने ज़्यादा आगे रहे हैं कि ये यूनान को बहुत ही गौरवान्वित भी किया है। जैसे ना चिकित्सा पद्धति में आप देख लेते होंगे, यूनानी पद्धति, कला में यूनान का, और यूनान और भारत का काफ़ी गहरा संबंध रहा है। जब आप अशोक के काल में भी देखेंगे, और उसके बाद बुद्ध से भी इनके काफ़ी ये संबंध देखेंगे, ठीक है। उनकी जो मूर्ति वगैरह बनती है उसमें भी तो काफ़ी आपको मिलेगा। वहाँ के जो दर्शन है, वहाँ के जो विचार हैं, वो काफ़ी गौरवमय रहे हैं। फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित हुआ था ये, और तुर्की शासन से स्वयं को अलग करने के लिए आंदोलन चलाया। कौन? यूनान। किससे? तुर्की से। देखिए आप, तुर्की यहाँ है। ओडिशा में हितेरिया फिलाइड संस्था की स्थापना की गई। कहाँ? ओडिशा में हितेरिया फिलाइड संस्था। अब उड़ीसा मत समझ लेना आप, उड़ीसा भारत में है। और ये हितेरिया फिलाइड संस्था की स्थापना की। और इंग्लैंड का महान कवि जो था लॉर्ड वायरन, ये जो था, ये यूनान के लिए शहीद हो गया। यानी कि इसकी जो दिलचस्पी थी वो यूनान में बहुत थी। इसी कड़ी में 1821 में अलेक्जेंडर चिपसिलांटी के नेतृत्व में यूनान में एक विद्रोह शुरू हो गया, और जार निकोलस ने, देखिए इसको, यूनानियों का समर्थन किया। और अप्रैल 1826 में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में एक समझौता हुआ, और ये समझौता था तुर्की यूनान में मध्यस्थता को लेकर। इनका कहना था कि जो ये तुर्की और यूनान लड़ रहे हैं, इसके बीच में हम मध्यस्थता करते हैं और ये हम सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 1827 में लंदन में एक सम्मेलन हुआ, और इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस ने यूनान को समर्थन दे दिया। तीनों की संयुक्त सेना नवारीनो की खाड़ी में मतलब उतर गई। किसके खिलाफ? तुर्की के खिलाफ। किसकी सेना है? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। क्यों? क्योंकि ये जब समझौता हुआ था अप्रैल 1826 में ग्रेट ब्रिटेन और रूस में, तो ये इन्होंने इसकी मध्यस्थता की बात की थी। तो ये जो संयुक्त सेना थी ये उतार ली गई और इसके खिलाफ एकत्रित हो गई। किसके खिलाफ? तुर्की के खिलाफ। जितना संभव था एकदम नहीं। तो युद्ध में मिस्र किसके? तुर्की के साथ ही था। मिस्र और तुर्की की सेना पराजित हो गई और 1829 में एड्रियापोनल की संधि हुई। ये इंपॉर्टेंट है, एड्रियापोनल की संधि हुई किसके किसके बीच? तुर्की और रूस के बीच। और 1832 में यूनान राष्ट्र घोषित, है ना, एक स्वतंत्र राष्ट्र यूनान घोषित हो गया है। और बावेरिया के शासक ऑटो को स्वतंत्र यूनान का राजा बना दिया गया। ये ऑटो नहीं है, टेम्पू वाला मत समझ लेना। तो ये बावेरिया के जो शासक हैं ऑटो,
को स्वतंत्र यूनान का राजा मान लिया गया है। अब देखिए, यही कहानी नहीं रुकती है, ये कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है और इसमें अब खड़े हो गए हैं ये अब हम लोग टीम बी की बात कर रहे हैं, अब टीम बी पर आ गए हैं। ये एक है हंगरी। इस पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभुत्व था। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का पूर्ण प्रभुत्व था और 1848 की क्रांति से यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1848 याद आ रहा है? मेटरनिख योग नेतृत्व किया था कोसूत तथा फ्रांसिस डिक। ये इन्होंने दो आदमी मिलकर के इसका नेतृत्व प्रदान किया था इस क्रांति को, राष्ट्रीय आंदोलन को स्टार्ट करने में। और जो कोसूत है ये लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था, वर्गहीन समाज के अपने विचारों को जनता तक पहुंचाया, है ना, और ऑस्ट्रियाई अधिक का विरोध किया, ये है ना, आधिक्य का विरोध किया। और 31 मार्च 1848 ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातें मान ली। 31 मार्च 1848 ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातें मान ली और प्रतिनिधि सभा यानी डायट की बैठक प्रति वर्ष बुडापेस्ट में होने लगी। कहाँ होने लगी है? बुडापेस्ट में। किसकी बैठक है? हंगरी। अब देखिए, बी टीम में दो और हैं। अब इनकी जीत हो रही है कि नहीं, अब समझते रहिए। पोलैंड, रूसी शासन के विरुद्ध अब लोग रसिया के विरुद्ध, रूस के विरुद्ध ही अब खड़े हो गए हैं। संभव है? कभी नहीं। विद्रोह शुरू हुआ, रूस ने इसे कुचल दिया, खत्म कहानी। तो किसी की तो जीत हुई, लेकिन किसी की तो हार भी हो गई। बोहेमिया, ये देखिए ऑस्ट्रियाई शासन के अंतर्गत था, ठीक है ना, और ये बहुसंख्यक चेक जाति की स्वायत्त शासन स्वीकार किया गया। बहुसंख्यक यहाँ थी चेक जाति, इसकी स्वायत्त शासन स्वीकार किया गया और ऑस्ट्रिया द्वारा इसे सख्ती से दमन कर दिया गया। काम खत्म, है ना, क्योंकि ये ऑस्ट्रियाई के शासन के अंतर्गत ही था। तो ये है हमारा कंप्लीट क्रैश कोर्स का डिस्कशन